मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी कि स्थिर विद्युत की फर्स्ट चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कल तक हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज और उस पे सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बिल्कुल बेसिक पोर्शन पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक पोर्शन में हम थोड़ा सा क्या अच्छा करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ को। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ को। अरे क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ यानी कि कूलॉम का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन आ रही थी कि सर हिंदी में और इंग्लिश में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हिंदी मीडियम वालों के अलग से और इंग्लिश मीडियम वालों के अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम के नियम को। पहले हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं हम लोग। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। पहले पूरी कहानी सुनाता हूँ कूलॉम के नियम की। भाई साहब कूलॉम नियम में क्या हुआ, सोचो अच्छे से। ऐसा है, देखो मान लो, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये तो पता है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी तो पता है ना, आवेश के नियम कि समान आवेश में समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसा सोच कि कूलॉम भाई साहब ने एक चार्ज लिया Q1 और दूसरा चार्ज लिया Q2। दूसरा चार्ज क्या लिया? Q2। ठीक, दोनों को पकड़ के रखा। दोनों कैसे कर रखा? पकड़ के रखा। अब दोनों को पकड़ के रखा और दोनों को ऐसे पास लाया, इन्फिनिटी से ऐसे पास लाया। ये धीरे 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 ऐसे फोर्स लगने लगा उनमें। क्या लगने लगा? फोर्स। बिल्कुल ऐसे पास लाया, फोर्स लगा। अब उनको छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो ये वाला दौड़ा इधर और ये वाला दौड़ा इधर। अब सोच, ये एक दूसरे से दूर भागे। अब सोच, ये वाला दौड़ा इधर और ये वाला दौड़ा इधर। क्लियर? अब जब ये इधर दौड़ा तो लॉजिकली बात है कि फोर्स भी किधर लगा होगा? इधर। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और ये वाला जो चार्ज था ये किधर दौड़ा? इधर। तो इस पर भी फोर्स किधर लगा? इधर। मतलब एक पर लगा लेफ्ट तो दूसरे पर लगा किधर? राइट। ये वाला चार्ज किधर दौड़ा? इधर। और ये वाला चार्ज किधर दौड़ा? इधर। ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। भाई साहब ये इधर दौड़ा और ये इधर। जब सीधी सी बात है, कोई चीज कब दौड़ती है? दौड़ती है जब उस पर क्या लगे? फोर्स लगे। अगर ये वाला चार्ज इस तरफ दौड़ा था तो इस पर फोर्स भी किधर लगा हुआ? इधर। और ये वाला चार्ज इधर दौड़ा तो इस पर भी फोर्स किधर लगा होगा? इधर। तो न्यूटन भाई साहब को या सॉरी कूलॉम भाई साहब को एक बात समझ में आई कि अगर, क्या भाई साहब बात समझ में आई कि अगर दो चार्ज है जिनका नेचर सेम है, जिनका नेचर कैसा है? सेम है, तो उनमें जो फोर्स लग रहा है, उनमें जो क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वो बल विपरीत दिशा में लग रहा है। भाई साहब बिल्कुल क्लियर बात, विपरीत दिशा में लगा। अब क्या किया उन्होंने चार्ज लिए अपोजिट नेचर के। कैसे नेचर के? अपोजिट। मान लिया ये माइनस का Q1 ले लिया और दूसरा ले लिया प्लस का Q2। अब जब उनको लाया तो छोड़ा तो एकदम से ऐसे लाया और खुद से एकदम ऐसे चिपक गए भाई साहब। तो ये वाला चार्ज इधर दौड़ा और ये वाला चार्ज इधर। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मतलब एक पर फोर्स लगा इधर तो दूसरे पर फोर्स लगा इधर। तुम गौर से देखो तब भी समझ में आएगा कि चार्ज चाहे सेम नेचर के लो चाहे अपोजिट नेचर के। ध्यान से देख, जब सेम नेचर के थे तो क्या था? एक पर लगा फोर्स, एक दौड़ा लेफ्ट तो दूसरा दौड़ा राइट। एक दौड़ा किधर? लेफ्ट तो दूसरा दौड़ा किधर? राइट। और दोनों पर फोर्स कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि जब विपरीत अपोजिट नेचर के लिए, विपरीत प्रकृति के लिए, तो एक पर लगा लेफ्ट तो दूसरे पर लगा किधर? राइट। मतलब दोनों इधर दौड़े इधर। एक बात क्लियर होगी कि चार्ज चाहे सेम नेचर के हो और चाहे अपोजिट नेचर के, फोर्स हमेशा कैसी दिशा में लगेगा? विपरीत में। मतलब जब ये समान प्रकृति के थे तो एक पर इधर लगता था, एक पर इधर। और जब विपरीत प्रकृति के तो इस पर इधर लगा तो इस पर किधर लगा? इधर लगा। तो ये बात क्लियर हुई। न्यूटन भाई साहब ने अपनी बात में कह दिया कि भाई साहब आवेश चाहे किसी भी प्रकृति के हो, चाहे समान या विपरीत, जो बल लगेगा हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। क्या कहा? पहली बात अच्छे से, बल कैसी दिशा में लगा? विपरीत दिशा में लगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीजें हमें समझ में आई सर, बहुत अच्छी बात। बल हमेशा कैसी दिशा में लगा? विपरीत दिशा में लगा। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गई हमें बात ये कि हाँ भाई बल कैसे लगा है? विपरीत दिशा में। अब दूसरी बात, अब कैसी बात? दूसरी बात की बात करते हैं। अब क्या किया उन्होंने, न्यूटन भाई साहब ने अब क्या किया? उन्होंने देखा कि यार फोर्स, इसको देखा पहले वाली पर, इस पर देखा कि मान लो इस पर 10 न्यूटन लगा। कितना न्यूटन लगा? 10 न्यूटन। तो उसने देखा कि इस पर भी 10 न्यूटन लगा। हो, इस पर भी कितना न्यूटन लगा? 10 न्यूटन। न्यूटन भाई साहब ने चार्ज को इधर दुगना कर दिया, मतलब ये 2Q1 कर दिया। तो फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन। कितना हो गया? 20 न्यूटन। न्यूटन ने देखा कि यहां पर भी 20 न्यूटन था, ये चार्ज सेम था, लेकिन यहां पर भी बल कितना था? वही 20 न्यूटन था। मतलब न्यूटन की एक बात समझ में आई कि चार्ज चाहे दोनों एक छोटा एक बड़ा या दोनों समान हो, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। दोनों पर जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? समान।
दोनों पर बल कैसे लग रहा है? समान। मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों का परिमाण कैसा है? समान। दोनों का परिमाण कैसा है? समान। मतलब न्यूटन के दिमाग में आई कि भाई समान प्रकृति के आवेशों में जो बल लगेगा और चाहे विपरीत प्रकृति के आवेशों में जो बल लगेगा वो लगेगा विपरीत दिशा में, और साथ में परिमाण कैसा रहेगा? समान। परिमाण कैसा रहेगा? समान। न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि यार ऐसा तो मैंने पहले भी कहीं पढ़ाया है। कहां पढ़ा है? न्यूटन ने कहा कि यार ऐसा मैंने पढ़ाया था मेरे क्रिया प्रतिक्रिया नियम में। किसमें पढ़ाया था? क्रिया प्रतिक्रिया नियम में। उसमें कहा था कि हाँ भाई दो वस्तु होनी चाहिए, बिल्कुल है, दो चार्ज है, दोनों पर बल लगना चाहिए। क्या दोनों पर बल लग रहा है? दोनों पर बल का परिमाण समान होना चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों पर परिमाण कैसा है? समान। और दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल दोनों विपरीत दिशा में है। ओ हो, इसका मतलब ये तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। तो न्यूटन ने अपनी किताब में लिख दिया कि भाई साहब ये बल तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। कैसा बल है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है। बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। तो ये बल कैसा है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है। न्यूटन ने अपनी किताब में दो बातें लिख दी कि भाई स्थिर वैद्युत बल। देखिए स्थिर वैद्युत बल कौन सा? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो दो आवेशों के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगता है उन दोनों आवेशों पर बल का परिमाण क्या रहेगा? समान। और दिशा हमेशा क्या रहेगी? विपरीत, चाहे आवेशों की प्रकृति कैसी भी हो। ये बात न्यूटन भाई साहब ने लिख दी। इसका मतलब न्यूटन ने कह दिया कि भाई साहब स्थिर वैद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बच्चा था, इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि न्यूटन भाई साहब ने कहा है, हम न्यूटन भाई साहब की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, न्यूटन भाई साहब ने जैसा कहा वैसा करेंगे। उसने कहा कि न्यूटन सर ने कहा था कि भाई दो आवेश होने चाहिए। उसने कहा ठीक है बिल्कुल सर, दो आवेश है, एक का नाम है Q1, दूसरे का नाम है Q2। ठीक है। और उसने कहा कि भाई एक पर बल लग रहा है किधर? अरे क्या कहा? दो आवेश है Q1 और Q2। न्यूटन ने कहा अच्छा, सर ने कहा था कि दोनों पर बल समान होगा। उसने कहा कि ये भी बल F है और ये भी बल F है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि दोनों बल F है, दोनों बल कितने हैं? F हैं, दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल दोनों विपरीत दिशा में, दोनों पर लगने चाहिए, बिल्कुल दोनों पर। देखिए बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं बच्चे? जो बात जो पढ़ा वही लिखा कि दोनों बल परिमाण में समान होने चाहिए, बिल्कुल। दो अलग अलग आवेशों पर बल होने चाहिए, बिल्कुल। दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, बिल्कुल। उसने न्यूटन को दिखाया कि क्या सर मैं सही हूँ? न्यूटन ने कहा नहीं ये तो गलत है। तो कहा कि सर आपने जो बात की वो तो यही तो थी। न्यूटन ने कहा यार बिल्कुल बातें तो कुछ ऐसी थी, लेकिन क्या सही है? नहीं है। तो न्यूटन ने फिर अपने जो थ्योरी है उसमें कुछ चेंज किया। उसने कहा कि बेशक वो जो बल होगा ना, बेशक वो जो क्या होगा? बल होगा, वो परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होगा, लेकिन वो हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। मतलब या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, लेकिन दोनों आवेशों से जो रेखा एक गुजरती है, दोनों आवेशों से, देखो आप कोई भी एक रेखा खींच के देखो, ये रेखा, एक बात समझो, मान लो ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, क्या ये वाली रेखा क्या दोनों आवेशों से गुजर रही है? नहीं। क्या ये वाली गुजर रही है? नहीं। कौन सी एक रेखा है? अकेली यही तो एक रेखा है जो दोनों आवेशों से गुजर रही है, दोनों आवेशों को मिला रही है। तो भाई न्यूटन ने कहा कि भाई जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रभावी होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कार्य करेगा। अब न्यूटन की बात क्लियर हुई। तीसरी बात कही कि रेखा के अनुदिश होगा। और भाई अगर कोई बल जिसका परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो और मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत हो, तो ऐसे बलों को कहते हैं केंद्रीय बल। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। तो भाई चौथी प्रॉपर्टी बल की निकल के आ गई कि ये कैसा बल है? केंद्रीय। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? पहला परिमाण समान, पहली क्या थी? परिमाण समान। उसके बाद दूसरी क्या थी? दूसरी थी दिशा विपरीत, दिशा क्या थी? विपरीत। तीसरी क्या थी? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन। अरे क्या? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन। चौथी बात क्या थी कि भैया ये क्या है? आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कार्यरत होगा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रभावी होगा। और पांचवी बात ये केंद्रीय बल है। छठी बात बताता हूं मजे की बात, ये एक संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो यह एक संरक्षी बल है। तो ये बातें, हमारी 6 बातें क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब हमें ये पता चल गया कूलॉम नियम के बारे में। अभी तक मैंने तुम्हें नियम नहीं पढ़ाया, अभी तक मैंने सिर्फ बल की प्रॉपर्टी पढ़ाई है। अब नियम क्या है? नियम क्या है? अब पढ़ते हैं नियम को। अब क्या पढ़ते हैं? नियम को। अच्छे पढ़ेंगे, शानदार तरीके से। नियम आपको मस्त तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए क्या कहता है नियम, समझिए भाई साहब, देखिए ढंग से नियम क्या कहता है।
कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम कहता है कि यदि दो स्थिर आवेश जिनका मान Q1 और Q2 है, जिनका परिमाण कितना है Q1 और Q2, और वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r। तो इनके मध्य जो बल लगने वाला है, जो स्थिर वैद्युत बल लगने वाला है, यह स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के, मेन बात है ध्यान रखना, किसके? परिमाणों के। परिमाणों से मतलब आता है भाई साहब, हमें माइनस के साइन का यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लस। अगर कोई आवेश माइनस का क्यू भी है ना, तो उसका परिमाण क्या लिखा जाएगा? प्लस का क्यू, यानी कि अपने को माइनस के चिन्ह का उपयोग नहीं करना। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। स्टूडेंट अक्सर क्या कर जाता है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती कर जाता है, जो कि गलत है। क्या लिखना है कि स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों, मोड़ लगा दिया, मोड़ का मतलब क्या होता है? परिमाण। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, ध्यान रखें, दूरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, दूरी, विस्थापन नहीं, दूरी। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कहूं, इसको इक्वेशन सेकंड कहूं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व कितने से? 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से बात करें तो देखिए क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 और मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। समानुपाती का अगर मैं चिन्ह हटाता हूं तो यहां नियतांक आता है K। कितना आता है? K। मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर, अपॉन कितना? R स्क्वायर। ये है सारी बात, बोलो क्लियर है? अब एक K क्या है? K को कहते हैं, K को कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत नियतांक। बोलो क्लियर है? अरे K को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो K को कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। भाई K की वैल्यू कितनी होती है? अब मैं आपको बताता हूं K के बारे में। K की चर्चा अच्छी चलने वाली है अपनी। K की चर्चा अपन अच्छे से 2 वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत काम की चीज है भाई साहब। पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी 12th क्लास की, लेकिन ये K तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इस K को अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। तो निर्वात के लिए अगर मैं बात करूं, पहले किसके लिए बात करूं? निर्वात के लिए। तो भाई निर्वात के लिए क्या होगा? निर्वात के लिए जो K है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और या फिर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब यूनिट क्या होगी? अब अगर मैं कहूं कि सर इसका मात्रक बताओ, तो मैं मात्रक के लिए यहां साइड में छोटा सा कॉर्नर ले रहा हूं, आप यहां से मात्रक देख सकते हैं कैसे कैसे होगा। तो देखिए भाई, मुझे बताओ F बराबर क्या लिखा गया? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं मोड नहीं लगा रहा, मुझे पता है कि सीधा मोड लेना है, ठीक है, इसलिए यूनिट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसकी यूनिट निकालनी है? K की, तो बाकी सबको ट्रांसफर कर दें। तो F × R स्क्वायर अपॉन कितना? Q1 Q2 बराबर कितना? K। F की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन। R की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज की क्या होती है? कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। तो K की भी मात्रक क्या आया? K का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना? कूलाम स्क्वायर। यहां तक कहानी बहुत अच्छे से K है स्थिर वैद्युत नियतांक। अब यहां पर बच्चों को आता है दिक्कत कि सर ये एप्सिलॉन नोड क्या है? एप्सिलॉन नोड क्या है? ये क्या है? एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन नोड। इन नोड का मतलब तो होता है ये जो नीचे जीरो लगाते हैं ना, जीरो, इसको बोलते हैं नोड। जैसे कि मैंने इसके एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और ये क्या लगाया नीचे, इसका मतलब होता है नोड। इसका मतलब होता है निर्वात। नोड लगाने का मतलब क्या होता है? निर्वात, या फिर खाली, या फिर क्या? खाली, या फिर क्या? हवा, तो क्या? हवा। इसका मतलब ये होता है एप्सिलॉन नोड का मतलब, एप्सिलॉन नोड। ये सारी कहानी है, बोलो क्लियर? अब कहोगे कि सर ये एप्सिलॉन क्या है? तो भाई इस एप्सिलॉन को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, निर्वात की क्या कहते हैं? विद्युतशीलता।
अरे बोलो क्लियर, क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका भी मान फिक्स होता है, एप्सिलॉन नोड का मान कितना है 8.85 इंटू 10s की पावर माइनस का 12, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। मात्रक कैसे निकालें, यहीं से निकालेंगे मात्रक, यहीं से। मुझे बताओ k बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। भाई 4 पाई का कोई मात्रक होता है क्या, नहीं, तो ओनली कितना लिखें 1/एप्सिलॉन नोड। तो एप्सिलॉन नोड बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताओ 1/k, अरे 1/k, बोलो क्लियर, कितना हो जाएगा 1/k। अब जो k का मात्रक था उसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, k का मात्रक क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब k का जब मात्रक रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग गलत बोलते हो, आप लोग बोलते हो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो गलत हो जाता है। क्या बोलते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ नीचे है ना एक और, तो क्या बोलते हैं कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या अपॉन में ही आता है तभी बोला जाता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, इसका मात्रक हो गया यहाँ पे हमारे पास कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये विद्युतशीलता क्या बीमारी है, सर ये विद्युतशीलता क्या चीज है, ये हमें तो बड़ी 12th स्टार्ट की अभी से इतने खतरनाक वर्ड आने लगे। अरे भाई बहुत सिंपल है 12th। तो क्या है विद्युतशीलता, भाई विद्युतशीलता होती है, निर्वात की पढ़ा रहा हूं तो निर्वात की ही बता रहा हूं, ठीक है। तो निर्वात में आवेशों को धारण करने की क्षमता, कि कोई पदार्थ निर्वात में कितने आवेश धारण कर सकता है। जैसे पेन है, अभी ये पेन निर्वात में अपने पास कितने आवेश रख सकता है, वो इसकी विद्युतशीलता है। उसकी क्या है विद्युतशीलता। अलग अलग पदार्थ अलग अलग रख सकते हैं, हर एक पदार्थ, क्योंकि सभी पदार्थों का परमाणु अलग अलग होता है, सभी का परमाणु अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो सबके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है अलग अलग। अरे क्या होती है अलग अलग, इसलिए सभी की विद्युतशीलता भी क्या होती है अलग अलग। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कूलाम का नियम, क्या पढ़ाया कूलाम का नियम। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी विमा की, अब मैं बात करने वाला इसकी विमा की। नोट्स आपको लास्ट में जो वीडियो, अब जब वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं बाकी सब कुछ लिख दूंगा, आप नोट्स में उतार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो देखिए अब बात करते हैं के की विमा और के की विमा और किसकी विमा, एप्सिलॉन नोड की विमा। तो के की विमा क्या होगी मुझे बताइए सब। सर हमें नहीं आती, अरे आएगी, अरे आएगी भाई, मात्रक लिख न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हुआ करता था कूलाम स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, तू ही बता। सबकी विमा लिखनी शुरू कर, न्यूटन की भी आएगी। न्यूटन की विमा क्या होती थी, बल होता है न्यूटन, तो एम की 1 एल की 1 टी की -2, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है भाई, यानी कि एल की कितनी हो जाएगी 2, और चार्ज है, आवेश है, आवेश की विमा क्या होती थी ए की 1 और टी की 1, और यहाँ पर उसका स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा ए की 2 और टी की 2। तो विमा क्या निकल के आई एम की 1, एल की 1 और 2 है कितनी होगी एल की 3, टी की कितनी होगी -4, और ए की कितनी होगी -2, कितना 1342। ट्रिक सिखाता है याद रख, पहले 1 3 तो याद रख लेगा, अरे गाना याद है 1 2 3 4 5 6 7 वही वाला, 1 और 3 कितना 1 और 3 याद रख देख एम। अब सोच के देख, 2 याद रख ले शुरू के, बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। 3 और 1 4, MLT आता है ना, MLT है, अब याद रखना देख 1 और 3 कितने 4, शुरू के 2 पॉजिटिव के, बाद के 2 किसके रहेंगे नेगेटिव के। तो शुरू में एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। 3 और 1 कितने होते हैं 4, देखो 4 आया। अब एक बार 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 आया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 आया। याद करने का तरीका है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, शुरू के 2 पॉजिटिव बाद के 2 नेगेटिव। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नोड की, एप्सिलॉन नोड की विमा तो बताओ सर। एप्सिलॉन नोड की भाई इसका उल्टा ही तो होता है। अरे एप्सिलॉन नोड होता क्या है 1/k, तो मतलब जो विमा k की होगी उसका उल्टा, क्योंकि मात्रक भी उल्टा होता था, तो जो प्लस का होगा वो माइनस कर, जो माइनस का वो प्लस का। तो m की -1 l की -3 t की 4 और t की 2, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस तरह से सॉरी a की 2 ये ले भाई, हो गया कि नहीं हुआ। तो बोल बात समझ में आई नहीं यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई परेशानी है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलिए तो आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं।
तो ये रहा आपका कूलाम के नियम का जो नियम है, जो इसकी थ्योरी है वो मैंने आपको लिख दी है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? आवेशों के मध्य बल जो है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2 Q1 Q2। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ परिमाणों के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। परिमाणों के नीचे क्या कर दिया मैंने, अंडरलाइन कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिमाणों के नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो मोड लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि नेगेटिव साइन यूज नहीं करना। आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण पर है। दूरी के नीचे अंडरलाइन किया है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। उसके बाद ये जो बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश प्रभावी होता है। समीकरण 1 और 2 से बात की हमने, तो हमने लिखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मोड ऑफ Q1 Q2 r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, तो नियतांक आ गया K। अब K को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। निर्वात की उपस्थिति में इसकी वैल्यू 1/4πε0 यानी कि 9 × 10 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। डायमेंशन होती है m की 1 l की 3 t की -4 और a की -2। सब कुछ मैंने अभी पढ़ा दिया था आपको, तो बस मैंने नोट्स लिखे हैं आपको, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे माध्यम की। किसकी, माध्यम की, कि माध्यम में बल कितना होगा। और उसके बाद में बात करेंगे जो कूलाम के नियम की हमने, यानी कि जो ये कूलाम का नियम है, इसकी शुरुआत में हमने जो आपको 5-6 प्रॉपर्टी बताई थी, उन प्रॉपर्टीज की हम वो प्रॉपर्टी आपको नोट करा देंगे और साथ में उनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में माध्यम के साथ, और फिर इसके बाद इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है भाई, चलिए।